हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो जो हमारा सीडीपी का क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत मैंने आपको तीसरा लेक्चर दिया था। उसके बाद ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपको जो मैंने थर्ड वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था व्यक्तिक विभिन्नता, उससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो आपको कराने वाला हूँ। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसे माना जाता है। मतलब कि ऐसा प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किया था। क्या वे स्किनर थे, क्या फ्रांसिस गाल्टन थे, वुडवर्थ थे या गुथरी थे। तो हमने देखा था, हमने अपने लास्ट वीडियो में जो व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक है, कौन है वो व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक, वो है हमारे फ्रांसिस गाल्टन। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रांसिस गाल्टन की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। हेरेडिटरी जीनियस, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड या द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हमें बताना कि उस पुस्तक का क्या नाम है फ्रांसिस गाल्टन की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस में अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो बच्चों की बुद्धि कभी समान नहीं हो सकती, चाहे वे जुड़वा ही क्यों न हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो फर्स्ट हमारा सही आंसर है। और ये ऑप्शन में मैंने लिख दिया, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। सी और डी यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वाली ये दोनों प्याजे की पुस्तकें हैं। पुस्तकें भी अक्सर एग्जाम में बनी है, जो प्रमुख पुस्तकें वो आपको आनी चाहिए। आप याद करते रहिए, आने वाले समय में जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होगा उस समय प्रमुख पुस्तकों की एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप याद करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या बोल रहा है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। यह कथन किसका है। जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, स्किनर या फ्रांसिस गाल्टन। तो देखो, जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था तो मैंने बताया था कि जहाँ तक संभव हो सकेगी मैं आपको कुछ अपनी देसी ट्रिक्स, मतलब कि जो चीज़ों को याद रखने में आसान बनाई थी उनको देता रहूँगा। तो मैंने बताया था कि हम ऐसे याद करेंगे कि किसका मापन संभव है। तो हम कहेंगे स्किन, स्किन माने खाल, मतलब भी जो हमारी स्किन होती है इसका मापन हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो जिसका मापन संभव हो, मतलब कि स्किनर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड हमारा आंसर हो गया ऑप्शन। आगे आते हैं अब हम। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। यह कथन किसका है। तो देखो, मैंने आपको पढ़ते हुए बताया था सार्वभौमिक कौन होते हैं। सार्वभौमिक आप ऐसे याद कर लेंगे, मेरे बचपन का जो टॉय था, टॉय मीन्स बचपन का जो गुड्डा था वो सार्वभौमिक था। सार्वभौमिक मीन्स वो नेचुरल था, वो सिंपल। क्या टॉय, टॉय से टॉयलर से टॉय निकाला था हमने, तो सार्वभौमिक कौन हो गया, टॉयलर हो गया, सिंपल। तो कोई इतने सारे कथन ऐसे याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको अपनी देसी ट्रिक्स दे रहा हूँ। कहने का मतलब चीज़ें याद करने से मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही कहने से जो मैं ट्रिक दूंगा उसको भी ट्रिक बनाओ। अपनी कोई भी ऐसी ट्रिक बना लो जो आसान रहे आपको, मेरी ट्रिक से आपके लिए और आसान हो जाए। चीज़ों को याद होने से मतलब है, आने वाला कहने वाला सेंस ये है, आने वाले एग्ज़ाम में इससे मतलब है, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ हैं तो यही आएगा, इससे अबव भी होना है। आगे चलते हैं। फोर्थ का कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है देखो, गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार बताए हैं। 3, 4, 5 या 6। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में
कि फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की हमारा सही आंसर है। वो 4 प्रकार थे कौन कौन सी? वो 4 प्रकार थे हमारे मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों में जो विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या बोलना है भाई? कोई व्यक्ति अपने समूह के औसत, देखो भाई फिर औसत वर्ड पकड़ो यहाँ पे, औसत शारीरिक मानसिक गुणों में जो विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था औसत, ज़्यादातर औसत कौन नापते हैं? जो ये ड्राइवर लोग होते हैं नापते हैं औसत। भाई ज़्यादातर ये उन्हीं गाड़ियों को प्रेफर करते हैं जो सही औसत देती हैं, सही एवरेज देती हैं। तो ड्राइवर किससे निकाला था हमने? ड्राइवर से निकाला था। ऑप्शन नंबर 4, सो सिंपल, नथिंग इज लेफ्ट नाउ टू सी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पाते हैं। 6 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया है। कुछ आज स्वास्थ्य वीक है इसलिए थोड़ी दिक्कत सी हो रही है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो क्या केवल वातावरणीय कारक से ही प्रभावित होती है? वंशानुक्रम कारक से ही प्रभावित होती है? वातावरणीय और वंशानुक्रम दोनों कारक, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? मतलब कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो अपना में विशिष्ट होता है, इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा, एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है? नहीं है संभव। क्यों? कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, हमने पढ़ा है। मतलब कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, बल्कि विभिन्न होते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, मतलब कि अपने आप में विशेष होता है, दूसरे से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 4th ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे, देखो 4th हमारा सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, मतलब कि शिक्षार्थी एक दूसरे में किन चीज़ों में विभिन्न होते हैं? विकास की दर में विभिन्न होते हैं, विकास क्रम में विभिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में विभिन्न होते हैं, या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में विभिन्न होते हैं। तो जो विभिन्न होते हैं वो विकास की दर में विभिन्न होते हैं। कैसे? विकास की दर, कोई तो मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। क्रम में विभिन्न नहीं होते। क्रम मीन्स पहले शिशुअवस्था, तो सबको पहले शिशुअवस्था ही आनी है, उसके बाद ही बाल्यावस्था आएगी, मतलब कि क्रम को उल्टा नहीं जा सकता है। विकास की सामान्य क्षमता, मतलब कि सामान्य विकास की जो सामान्य क्षमता होती है, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सभी में एक प्रकार से विकास होता है। फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो ये भिन्न नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? बुद्धि एवं विकास के भिन्न नहीं होते हैं, मतलब कि समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है हमारा, तो कौन सा हो गया था हमारा? ऑप्शन नंबर 1, यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ अब
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए एक विद्यालय को चाहिए कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करे। देखो, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशेष होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी शिक्षा के योग्य या अयोग्य नहीं है। तो देखो, ऐसा क्यों समझेंगे भाई, ऐसा समझना नहीं होता विद्यालय को, बल्कि उन्हें उस योग्य बनाना होता है। हर एक वो प्रयत्न करना होता है जो उस योग्य ने बना सके। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा नहीं। फिर विद्यार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, ठीक है भाई, उनके योग्यताओं का सम्मान तो करना ही करना है, बल्कि साथ में क्या होना है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के बाद जो उनके कार्य निष्पादन करने की उनकी योग्यताएं होती हैं शिक्षार्थियों की, उनको बढ़ावा भी देना होता है। तो यहाँ पे केवल सम्मान की बात आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, तो क्या जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं नापी जाती हैं या बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता पूरी की जाती है, तो कोई उनके बीच की खाई को कोई पाटती है वो। ये सिंपल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशेष होने की अनुभूति कराने के लिए, मतलब कि विद्यालयों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने से जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं उनमें कुछ अपने आप में विशेष होने का अनुभव होता है कि हाँ भाई, मैं उस स्टूडेंट से मेरे में ये विशेषता है उसके मुकाबले। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो गया। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई, ये फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा नीचे करेंगे इसको हम। देखेंगे, व्यक्ति में जो मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। मतलब कि ऐसी अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन, संवेदना, चरित्र या व्यक्तित्व। तो उसे हम व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, ये समायोजन, संवेदना, ये सब क्या होते हैं, अभी इसके टर्म्स में आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप खुद पाएंगे कि जैसे जैसे हमारा क्रम ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हम सब चीज़ों को समझते रहेंगे आसानी से। ठीक है, और आप इनको पढ़ते रहिए। जब एंड में मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा या कुछ टॉपिक्स पूरे करा दिया करूंगा, तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आप। वहाँ पे आपको सब PDF डाल दिए जाएंगे। जिनके अभी नहीं है उनके आने वाले टाइम में डाले जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का हो गया हमारा 4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हमारा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या ये क्रेचमैन ने किया है, युंग ने किया है, स्पेंजर ने किया है या सेल्डन ने किया है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया। मतलब कि कुछ व्यक्तित्व तो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ उभयमुखी होते हैं। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शांत स्वभाव के, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं बहिर्मुखी, बोलेंगे चालेंगे, दूसरों को भी अपना बना लेंगे बोलने में। उभयमुखी मीन्स इन दोनों के बीच की। तो व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। और ये मैंने इससे संबंधित प्रमुख आपको 12 क्वेश्चन व्याख्या सहित दे दिए हैं। इनका नाम ही 12 है, 20 क्वेश्चन से भी अबव है। इनको ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स मेंटेन करते चलेंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे।
और बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।